हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन डिस्कस किया था। हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रोस जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस था पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड एक्टिव, और एक थर्ड जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आया है उसका नाम है बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ऑलवेज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी एटीपी। यहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एटीपी एनर्जी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने 3 डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस जिसके बारे में हमने बताया था ऑस्मोसिस, सेकंड प्रोसेस जिसके बारे में हमने बताया था डिफ्यूजन, और थर्ड प्रोसेस जिसके बारे में हमने बताया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और मीडिएटेड डिफ्यूजन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के क्रॉस आते हैं। हमने बताया था कि ऑस्मोटिकली जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस पास होते हैं। वाटर है, गैसेस है, आयंस है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन के क्रॉस होता है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें हम कह सकते हैं कि वाटर एंड वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेशल चैनल प्रोटीन के अक्रॉस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने बताया था। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि लो टू हाई दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जो कि एटीपी के ऊपर बेस्ड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अक्रॉस ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं एंड सम आयंस, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम आयन। इनका ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव मैकेनिज्म की हेल्प से होता है। दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड है, आयंस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव से। वाटर गैसेस आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है डिफ्यूजन से, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोटिकली, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतना हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो तक। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, लास्ट जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है देखिएगा। It involves transport of large amount of substances such as macromolecules। लार्ज साइज्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाई जाती है, वाटर इनसोल्युबिलिटी होती है, उनको हम क्या कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस वो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करेंगे, उन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की हेल्प से इन तीनों मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। याद रखिएगा, बल्क जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें स्पेशल जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट एंडोसाइटोसिस एंड सेकंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस विच आर इन्वॉल्व इन बल्क ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिएगा, जो बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो मेनली एनिमल सेल्स के एक्रॉस होता है। प्लांट्स के एक्रॉस क्यों नहीं होता है? क्योंकि एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल मीडियम के कांटेक्ट में होती है, बट प्लांट सेल में जैसा कि हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के आउटमोस्ट सेल वॉल पाई जाती है, एक डेड लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है, एक्सटेंशन है, वो नहीं हो पाता है। इट मीन्स वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में एक्सटर्नल मीडियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट एनिमल सेल में होती है। इसीलिए एनिमल सेल्स में बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जो बल्क ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। किसको कहेंगे? द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स engulf food and other substances
फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से अगर फूड पार्टिकल है या फिर अदर सब्सटेंस है उसको एक्सटर्नल मीडियम से सेल के अंदर लिया जाता है, क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। सिंपली एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल, सेल के अंदर लेना। ये जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है ये अमीबा के केस में मेनली पाई जाती है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनटेक ऑफ फ्लूइड, ड्रॉपलेट और सॉलिड पार्टिकल, एंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। याद रखिएगा। मान लीजिए ये एक अमीबा की सेल है। अमीबा जो कि प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप होती है अमीबा की। ये अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इस मेम्ब्रेन के क्रॉस जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर भी एंटर कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस जो एंडोसाइटोसिस होती है वो सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। तो यहां पर टाइप ऑफ फूड इनटेक across the एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह का फूड सेल के अंदर आता है। अगर लिक्विड फॉर्म में अगर अंदर आता है तो उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो यहां पर दिखा सकते हैं पिनोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड सॉलिड फॉर्म में अगर फूड एंटर करता है सेल में उसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस दोनों प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पिनोसाइटोसिस जो कि एक नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है बल्क ट्रांसपोर्ट का। इट इज द नॉन स्पेसिफिक इनटेक ऑफ ए टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बाय ए सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एक नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिसके बिहाव पर जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेल के अंदर लिया जाता है, विच कैन नॉट अदरवाइज पास थ्रू इट। इसके अलावा कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है यहां पर। तो यहां पर दिखा सकते हैं, देखिए, सपोज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यहां पर लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं जिसको सेल के अंदर आना है, साइटोप्लाज्म। टीनी ड्रॉपलेट्स पिनोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आना है। क्या होगा, इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट कर देती है एंड फ्लूइड ड्रॉपलेट पासेज इनटू द पॉकेट्स ऑफ फोम, जिसकी बिहाव पर, इन्वेजिनेशन की बिहाव पर एक छोटा सा पॉकेट बनता है और उस पॉकेट के अंदर टीनी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। इस पॉकेट को हम बोल सकते हैं केवियोला। दिस पॉकेट इज कॉल्ड केवियोला। दिस पॉकेट डीपन, जैसे जैसे आगे इन्वेजिनेशन होगी तो ये जो पॉकेट होता है वो डीप होता जाता है एंड फाइनली सेपरेट एज ए फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। और लास्ट के अंदर क्या होगा कि ये वाला जो रीजन है ये फ्यूज हो जाता है और ये जो पॉकेट है ये एक स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में सेपरेट होकर के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। दिस पॉकेट डीपन एंड फाइनली निप्स ऑफ एज ए फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पिनोसोम। क्या कहेंगे, पिनोसोम, फ्लूइड फिल्ड जो वैक्यूल होता है। पिनोसाइटोटिक वेसिकल भी बोल सकते हैं। हेंस एनी मटेरियल्स डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड गेट्स इनटू द सेल। सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो भी लिक्विड पार्टिकल्स थे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर, उस सेल के अंदर आ जाते हैं एंड द पिनोसोम देन शिफ्ट इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल।
पिनोसाइटोसिस में भी इंपॉर्टेंट इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ एक सब्सटेंसेस जिनके मूवमेंट में भी इसका रोल माना जाता है। फॉर एग्जांपल हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं एंड सम विटामिन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ ए सेल टू द अदर। ये आप पिनोसाइटोसिस में बता सकते हैं। ये तो किसका मैकेनिज्म था, पिनोसाइटोसिस, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फैगोसाइटोसिस के ऊपर। सेकंड टाइप जो है इसका एंडोसाइटोसिस का। देखिए, फैगोसाइटोसिस इज द इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय ए सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल अगर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉलिड पार्टिकल को इनटेक करती है, लिक्विड को अगर इनटेक कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड को इनटेक करती है तो क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। इसको हम सेल ईटिंग भी कह सकते हैं। पिनोसाइटोसिस को हमने बताया था सेल ड्रिंकिंग, और यहां पर इसको क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग। याद रखिएगा, जो पिनोसाइटोसिस थी वो केवल एक न्यूट्रिटिव प्रोसेस थी। न्यूट्रिटिव प्रोसेस न्यूट्रिएंट को ही रिटेन करती है। बट ये वाली जो प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रिटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, इसके अलावा डिफेंसिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। डिफेंस के अंदर भी इसका रोल माना जाता है। देखिएगा, फैगोसाइटोसिस में मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सॉलिड सब्सटेंस है एंड साइटोप्लाज्म। ये जो सॉलिड फॉर्म में फूड अवेलेबल है या फिर एनी अदर सब्सटेंस अगर अवेलेबल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे पास होगा। देखिएगा, फैगोसाइटोसिस इज द मेजर फीडिंग मेथड इन मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मेनली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें फीडिंग जो मेथड होता है वो फैगोसाइटोसिस से ही होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा और कुछ एक जो सिंपल मेटाजो है जैसे कि स्पंजेस। इट इज ऑल्सो द मीन्स बाय विच ल्यूकोसाइट्स, हमारे ब्लड के अंदर जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो पाई जाती है हमारे ब्लड के अंदर, एनगल्फ अनइनवाइटेड माइक्रोब्स, जो जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी जो WBC सेल होती है फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनटेक करती है और उसके बाद डाइजेस्ट करती है। तो यहां पर ल्यूकोसाइट्स को हम फैगोसाइट्स भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट्स। फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो अनइनवाइटेड जो जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको एनगल्फ करती है, देन डाइजेस्ट। क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान, जो जैसे ही सॉलिड जो पार्टिकल है, सब्सटेंस है, फूड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, एन एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड पार्टिकल, देन द कांटेक्ट इंड्यूसेस द सेल मेम्ब्रेन टू पुट आउट एनी टीनी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है तो इस रीजन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेक्शन होता है वो एक तरह से फूड के अक्रॉस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस एक्सटेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, जस्ट लाइक दिस। सॉलिड फूड, और ये यहां पर आपको बता रहे हैं कि यहां पर सेल मेम्ब्रेन पुट आउट एंड टीनी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं अराउंड द फूड पार्टिकल, एंड द स्यूडोपोडिया मीट ऑन अदर साइड। दोनों साइड के जो स्यूडोपोडिया है आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड फ्यूज। दोनों साइड के जैसे ही अटैच आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर थर्ड स्टेप में आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप बता सकते हैं कि दोनों स्यूडोपोडिया फ्यूज होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है और उसके बाद सॉलिड फूड कंटेनिंग एक स्फेरिकल जो बोल है साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है। दैट इज इन दिस वे एन इंटरनल वैक्यूल प्रोड्यूस विच इज नोन एज फैगोसोम। वहां पर हमने बताया था पिनोसोम बनता है और यहां पर क्या बनेगा, फैगोसोम। सॉलिड फूड कंटेनिंग जो वैक्यूल बनता है, ठीक है।
तो ये क्या है, फैगोसाइटोसिस है। इट मीन्स फिनोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी टू टेक अप द मटेरियल, बट इन केस ऑफ फैगोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन ग्रोज अराउंड द पार्टिकल एज ए सूडोपोडिया। यहाँ पर कुछ एक साइटोस्केलेटन प्रोसेस हेल्पफुल होती हैं जिनको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। किसमें, पिनोसाइटोसिस में सॉरी, उसमें माइक्रोफिलामेंट का कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन के लिए माइक्रोफिलामेंट्स का रोल माना जाता है। इनका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेट, फैगोसाइटोसिटिक वेसिकल का जो साइज है अप्रोक्सीमेट 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, बट पिनोसाइटोटिक जो वेसिकल्स होते हैं उनका साइज याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट 0.1 माइक्रोमीटर साइज, ठीक है। पिनोसाइटोटिक वेसिकल आर ओनली 0.1 माइक्रोमीटर वाइड, बट फैगोसाइटोटिक वेसिकल 1 to 2 माइक्रोमीटर वाइड। और एक लास्ट जो प्रोसेस है जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोसाइटोटिक वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल है जिसमें अनडाइजेस्टेड रिमेन्स हैं या फिर सीक्रेशन है सब्सटेंस का, तो उनको सेल से बाहर डिस्कार्ड करने के लिए कौन सी प्रोसेस हेल्पफुल होगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस सेल से बाहर अगर एग्जिट करना होता है सब्सटेंस को तो ये वाली प्रोसेस हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक एक्सोसाइटोटिक वेसिकल है, एक्सोसाइटोटिक वेसिकल क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक जाएगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और जहाँ पर फ्यूज होता है वहाँ पर मेम्ब्रेन डिसोल्व हो जाती है, एंड जो सब्सटेंस होते हैं यूजफुल है या फिर यूजलेस है, अनवांटेड है, डिफ्यूज आउटवर्ड। तो ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस, सेल से आउटवर्ड मूव करना। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर वोमिटिंग, सेल वोमिटिंग भी बोल सकते हैं, इफेजी भी कह सकते हैं इसको। एंड द वेसिकल्स दैट टर्न आउट द मटेरियल्स आर टर्न एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड रिमेन्स भी हो सकते हैं, सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको सेल से आउटवर्ड सीक्रेट करने में भी इसका रोल हो सकता है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ द बाय द फ्यूजन ऑफ एक्सोसाइटोटिक वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन। ये जो वेसिकल होता है जो कि फैगोसोम या पिनोसोम की फॉर्म में आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जब ये बना था तो उस टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है एक्सोसाइटोसिस के दौरान वापस मेम्ब्रेन में इंटरमिक्स हो जाता है। इट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन बाय द फ्यूजन ऑफ एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स विद द सेल मेम्ब्रेन। एंड दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो ऑर्गनलीज के ऊपर होगा। 1 by 1 डिफरेंट ऑर्गनलीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। थैंक यू।